डॉक्टर प्रिया ए, कुरियस कॉलेज पामपड़ी केरल से हमारे बीच हैं। आगरा से डॉक्टर राधा भारद्वाज जी एवं डॉक्टर संतोष कुलकर्णी संगीत सरस्वती संगीत महाविद्यालय लातूर से हमारे बीच हैं। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हुए आभासी मंच से जुड़े समस्त श्रोता जन एवं सुधी जनों का, विद्वत जनों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आगे हिंदी साहित्य के एक ऐसे प्रकाश स्तंभ जिन्होंने अपनी अनमोल कृतियों के रूप में हिंदी साहित्य को एक नई दिशा, एक नई दृष्टि और प्रयोग धर्मिता का एक नया स्वरूप प्रदान किया। महामानव से लघु मानव तक की यह यात्रा उन भावों, उन सूक्ष्म अनुभूतियों को प्रकट करती है जो इससे पहले हिंदी साहित्य में अत्यंत कम नजर आते हैं। आत्म उद्घाटन और मनोविज्ञान के रूप में जितने बिंब अज्ञे के साहित्य में मिलते हैं, अन्यत्र वह देखने को हिंदी साहित्य में अन्य लेखकों में नहीं मिलते। इसी के साथ कार्यक्रम के संयोजक, प्रखर वक्ता, कवि एवं आज के कार्यक्रम के समन्वय संयोजक डॉक्टर पंडरीनाथ पाटिल सर को मैं सादर आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और हम सभी को आज के कार्यक्रम की रूपरेखा से अवगत कराएं। डॉक्टर पाटिल सर। नमस्कार, सभी सुधीजनों को मेरा नमन। मित्रों, आप जानते हो कि आज 7 मार्च हिंदी साहित्य के लिए बहुत बड़ा दिन है। 7 मार्च 1911 के दिन हमारे हिंदी साहित्य का वह सूरज, उसका उदय हुआ था जिसने हमारे साहित्य को नई नई विधाएं, नई नए आयाम, नए नए बिंब, नए नए प्रतीक और कम से कम शब्दों में अधिकाधिक किस तरह से बात छेड़ी जाए, वह जिसने सिखाया। ऐसे सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय, जिनका उपनाम था, उनका आज जन्म हुआ। 1911 को जन्म होने के बाद उनके पिताजी जो थे वह सरकारी मुलाजिम थे, तो उनकी अक्सर उनके ट्रांसफर होते थे और उसी के कारण अज्ञेय ने लगभग आधे से ज्यादा भारत बचपन में ही देख लिया था। 1921 में जब वह ऊटी में थे, वहां पर उनका यज्ञोपवीत किया गया और वहां पर उनके पिताजी ने उन्हें वात्सायन यह नाम दिया। तो इस तरह से एक बचपन में ही लगभग सभी शास्त्रों का, भाषाओं का अध्ययन, उनके पिताजी बहुत बड़े क्या कहेंगे हम, एक आलोचक थे जो सभी साहित्य को, शास्त्रों को जानते थे, पढ़ते थे। बाकायदा उन्होंने आलोचनाएं नहीं लिखी, लेकिन साहित्य के विषय में उन्हें बहुत रुचि थी। तो बचपन से ही उन्होंने अपने बेटे के लिए, सच्चिदानंद के लिए सब कुछ उन्होंने उपलब्ध कराया। और अज्ञेय जी वो बचपन से वो सारा पढ़ रहे थे और यही कारण है कि एक ऐसा व्यक्तित्व तो उनका उभरा कि जिन्होंने सभी किया। आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा कि भगत सिंह के आंदोलन में भी वो जुड़े और जिस कारण उन्हें 4 साल की जेल हुई और 2 साल वो नजर कैद में रहे। और उसके बाद 1946 में वो सैन्य में भी भर्ती हुए, लेकिन वहां पर उनका जी नहीं लगा और 1946 में उन्होंने वो नौकरी छोड़ दी और फिर उन्होंने तार सप्तक का निर्माण किया। आप जानते हो, उन्होंने संपादन किया। फिर वो पत्रिकाओं के साथ, समाचार पत्रों के साथ वो जुड़े, काफी तरह का साहित्य, काफी तरह का संपादकीय वो लिख रहे थे। उसके बाद जब उन्होंने देखा, वो कहते हैं ना कि जब विचार परिपक्व हो जाते हैं तो शब्दों का रूप ले लेते हैं। अज्ञेय जी के विचार इस कदर परिपक्व हुए थे कि बहुत बहुत छोटे छोटे शब्दों से, छोटे छोटे वाक्यों से और ऐसे बिंब उन्होंने गढ़े जो उनसे पहले किसी ने नहीं गढ़े थे। इस तरह के नए नए बिंब और प्रतीकों को वो साहित्य में लेकर आए और लगभग सभी विधाओं में उन्होंने लिखा। उन्होंने कविताएं लिखी, उन्होंने अनुवाद किए, उन्होंने समीक्षाएं लिखी, उन्होंने उपन्यास लिखे, उन्होंने कहानी लिखी, उन्होंने नाटक लिखा। इस तरह से एक अद्भुत युग प्रवर्तक इस तरह के हमारे साहित्यिक थे अज्ञेय। उनके विषय में उनके जन्म दिवस पर विश्व हिंदी परिषद ने तय किया कि एक परिचर्चा की जाए और उसमें संयोजक के रूप में मैं रहा।
मेरा ये भाग्य है कि अग्गे जैसे महात्मा के ऊपर मुझे 2 शब्द कहने का मौका मिला और इतना बड़ा मंच और इतने सभी विद्वान लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। गंगामय महाविद्यालय की ओर से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ और इस परिचर्चा को आगे बढ़ाने के लिए सम्माननीय आरती जी को विनती करता हूँ कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने सही कहा कि अग्गे ने एक नए बिंब को, एक नए वाद को जन्म दिया। वो हर ऐसी उपमाओं का उन्होंने हर ऐसे नवांकुरों को गढ़ा जो इससे पहले प्रयोगवाद से पहले एक कहना चाहिए एक परिपाटी चल रही थी। उस परिपाटी को तोड़ने का, या कहा जाए कि बंधनों में बंधने और बंधनों से मुक्त होने की जो उत्कंठा उनके अंदर थी, उनकी चाह थी, वह उनकी कृतियों में बहुत साफ झलक उसकी दिखाई देती है। अग्गे ने कहा कि दुख सबको मांझता है, जिनको मांझता है उन्हें यह सीख देता है सब मुक्त रखें। तो आपकी ये बात बहुत सही है कि उन्होंने जो नया प्रयोग किया, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि वो बंधनों में जो परिपाटी पे चल रही थी या जो बंधन में बंध गए थे, वो जो अकुलाहट थी उनकी, उस भ्रम को तोड़ के एक नए आकाश में, एक नए क्षितिज में उड़ने की उन्होंने अपनी कृतियों के माध्यम से, चाहे आप उनके उपन्यास देख लीजिए, चाहे उनकी कविताएं देख लीजिए, या उनके कोई भी रचना संसार में देखिए, तो यह चीज हमें देखने को मिलती है। उनकी कविताओं की जब बात होती है तो प्रश्न मन में आता है। मैं डॉक्टर प्रिया मैडम से एक प्रश्न, एक जिज्ञासा है, उसको रखना चाहती हूँ और पूछना चाहती हूँ कि अग्गे की जो काव्यगत विशेषताएं हैं वो किस तरह से देखती हैं। अग्गे की काव्य में जो विशेषताएं हैं, काव्यगत विशेषताएं हैं, उनको वो किस तरीके से देखती हैं? प्रिया मैम। नमस्ते। नमस्ते मैडम, धन्यवाद। क्या मेरी आवाज आ रही है? स्वागत मैडम। जी जी आ रही है मैडम। इस वेबिनार में सम्मिलित सभी वक्तागणों को, प्रतिभागियों को मेरा सादर नमस्कार। आपका प्रश्न था अग्गे की काव्यगत विशेषताएं क्या है। तो आज के इस दिवस, उनके स्मरण दिवस पर मुझे कुछ उनके रचना संसार के बारे में बोलने का अवसर जो मिला, वो मैं अपना सौभाग्य मानती हूँ। प्रिया मैम, एक रिक्वेस्ट है, आप थोड़ा सा लैपटॉप को, स्क्रीन को नीचे कीजिए, आपका चेहरा बराबर नहीं आ रहा है। मैम बात ये है कि बिजली नहीं है और वो नेटवर्क का भी प्रॉब्लम है, इसलिए मैं बाहर बैठी हूँ। लैपटॉप वर्क नहीं हो रहा है तो मैं मोबाइल से बात कर रही हूँ मैम। ठीक है। तो चेहरा नहीं दिख रहा है मैम, पूरा लीजिए ना, थोड़ा नीचे कीजिए। हाँ मैम, तो आपकी भावनाएं भी समझे चेहरे से। हाँ ठीक, अब ठीक। अब तो आगे की काव्यगत विशेषताएं जो मुझे उनकी कविताओं से रूबरू जब मैं हुई तो मुझे कुछ ऐसी विशेषताएं देखने को मिली कि जैसे कि वे प्रयोगवादी धारा एवं नई कविता के श्रेष्ठ कवि हैं। वे एक मनोविश्लेषणवादी तथा व्यक्तिवादी कवि हैं। अपनी कविताओं में उन्होंने मानव मन की कुंठाओं, वासनाओं, इन सभी का वर्णन किया है। एक कविता के शीर्षक से या पंक्तियों से मैं कुछ ऐसे मैंने अपनी बात को स्पष्ट करना चाहूंगी। यह दीप अकेला एक कविता है उनकी, जो उनकी व्यक्तिवादी धारा को स्पष्ट करने वाली एक कविता है, जो व्यक्ति के व्यष्टि से समष्टि की ओर यात्रा करते हुए उनके व्यक्तित्व को हम वहां परख सकते हैं, देख सकते हैं। तो समाज को भी उन्होंने व्यक्ति के साथ साथ समाहित किया है और वे अपने रचना संसार में व्यष्टि से समष्टि तक जो यात्रा है, उनकी अंतर्मन की यात्रा हो या उनके कविता की जो अंदरूनी ताकत हो, उसको अभिव्यक्त किया है। उनका मानना है कि व्यक्ति अपना में जो है कि जो स्वार्थ केंद्रिता जो बोलते हैं, मैं मेरा जैसे शब्द को हम इस्तेमाल करते हैं, जो स्व केंद्रितता है, तो उससे बाहर आकर, उससे परे होकर, उससे दूर होकर, उससे मुक्त होकर
आगे ने अपना एक अलग रचना संसार रचा। और मैं एक कविता, बहुत सी ऐसी कविताएं हैं, नदी के दीप जो है, और उनकी बाकी भी जो कविताएं हैं उसमें ये यात्रा, मतलब व्यक्ति से समष्टि की और उनकी जीवन की जो यात्रा है वो निरंतर चलती रही। और ये ऐसे एक अस्तित्व जो है, स्वकेंद्रित अस्तित्व जो है, उसको छोड़कर समाज में समर्पण का जो भाव है, समर्पित होते हुए, परिपूर्ण रूप में समर्पित होते हुए व्यक्ति किस प्रकार समाज का हिस्सा बन सकता है और अपना सरोकार व्यक्त कर सकता है, इस बात पर स्पष्टता देकर उन्होंने कई ऐसी कविताएं लिखी है। तो मेरा मानना यही है कि इसी प्रकार उनकी जो काव्यगत विशेषताएं हैं वो व्यक्तिवादी जो कहते हैं उनको, लेकिन वास्तव में वे समाजवादी होकर, मतलब एक ऐसे मानवतावाद की स्थापना करने की पूरी कोशिश उनकी कविता में हम देख सकते हैं। ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद। बिल्कुल सही मैम, आपने बिल्कुल सही बात कही कि उन्होंने व्यक्तिवादी सोच, उनपे ये बात आती है कि वो व्यक्तिवादी कविता या उनके रचनाओं में व्यक्तिवादिता बहुत ज्यादा मिलती है, परंतु कुछ कविताएं ऐसी भी मिलती हैं जो यथार्थ परक हैं। जैसे मुझे याद आ रहा है, कुछ लाइनें मुझे याद आ रही हैं कि सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं होगे, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, फिर कैसे सीखा डसना, विष कहाँ पाया। तो इस तरीके की उन्होंने रचनाएं की जिसमें यथार्थ के साथ साथ उनके व्यक्तित्व की भी झलक मिलती है। निसंदेह उनकी रचनाओं में उनका जो उन्मुक्त उनको आकाश चाहिए था, उन उन्मुक्तताओं को भी लेके वे इस तरीके की बात करते हैं। मेरा प्रश्न आदरणीय डॉक्टर राधा मैडम से है कि मैडम, अज्ञे पर अक्सर यह आरोप लगता रहा है कि वे वर्तमान जीवन में यथार्थ को नहीं देखते और अपनी काल्पनिक सौंदर्य चेतना में कविताएं रचते हैं। तो जैसा कि मैडम ने कहा, उसी से जुड़ा हुआ यह प्रश्न है और मैं चाहती हूं कि आप इस प्रश्न को कैसे समझती हैं, क्या आपकी विचार है, आपके विचार क्या हैं, आप क्या समझती हैं, की रचनाओं के बारे में आपका मत क्या है या उनकी कविताओं के बारे में उनका मत क्या है? क्या यह आरोप आपको लगता है कि सत्य है? जी मैम, मैं सर्वप्रथम मैं अपनी बात रखने से पूर्व माँ शारदा को नमन करते हुए आज के कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय पाटिल सर, इस वेब मंच पर आसीन साथी विद्वान वक्ता संतोष सर और प्रिया मैम, कार्यक्रम की संचालक आरती मैम और लोक बात से जुड़े समस्त श्रोताओं व दर्शकों को मेरा सादर अभिवादन। साथ ही मैं विश्व हिंदी संगठन के संस्थापक डॉक्टर आलोक रंजन पांडे जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए हार्दिक नमन प्रेषित करती हूँ, जिनकी प्रेरणा से आज हमें यह मंच मिला है। आपका बहुत बहुत आभार। आज हम इस आभासी पटल पर बहुविज्ञ साहित्यकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के जन्मशती के अवसर पर आयोजित परिचर्चा में एकत्र हुए हैं। मैं अज्ञेय जी को भी सादर नमन प्रेषित करती हूँ। तो जैसा मैम आपने कहा कि अज्ञेय जी पर यह आरोप लगता है कि वे वर्तमान जीवन के यथार्थ को नहीं देखते, काल्पनिक सौंदर्य चेतना में ही कविताएं रचते हैं। तो मगर ऐसा मैं नहीं मानती मैम। उन्होंने वर्तमान के यथार्थ को भी पहचाना है और दैनिक जीवन के संदर्भ और विसंगतियां भी उनके काव्य में प्रस्तुत हुई हैं। इसे हम अज्ञेय की लोक संप्रति की भावना भी कह सकते हैं, जो कई स्तरों पर दिखाई देती है। राष्ट्रीयता, जीवन के कटु तिक्त प्रसंग, राजनीति में जमा होते जाते कूड़ा करकट और यांत्रिक एवं कृत्रिम जिंदगी पर कवि ने गहरा व्यंग्य किया है। समसामयिकता और आधुनिकता की तुलना में अज्ञेय मानवता के प्रति अधिक जागरूक दिखते हैं। वे चिंतक हैं, भावुक कलाकार भी हैं, किंतु अपने समय के यथार्थ को वे कभी नहीं भुलाते। अज्ञेय ने अपने परिवेश के यथार्थ को शब्दबद्ध करने का प्रयास भी किया है, जैसे कि वे वर्तमान युग की यांत्रिकता से दुखी होकर उसके प्रति विद्रोही रुख अपनाते हैं और कहने लगते हैं, यंत्र हमें दलते हैं और हम अपने को छलते हैं, थोड़ा और खट लो, थोड़ा और पिस लो। यहाँ आधुनिक युग की यांत्रिकता गहराई तक प्रवेश कर गई है। इसने एक अलग परिवेश का निर्माण किया है, जिससे मानवीय जीवन में घुटन पैदा हो गई है और इस दमघोटू वातावरण के प्रति अज्ञेय की कविताओं में जुगुप्सा का भाव मिलता है। वे लिखते हैं,
धनी और कुछ हो जाने दो, रासायनिक धुंध के इस चीकट कंबल की नई घुटन को, मानव का समूह जीवन इस झिल्ली में ही पनप रहा है। इसी प्रकार आगे नगरीय जीवन में विसंगतियों की ओर भी ध्यान आकर्षित करते हुए कहते हैं, आदमी की वृत्ति सांप की तरह है। जैसे अभी आपने कहा था मैम, सांप नामक कविता में नगरीय जीवन के प्रति इनका व्यंग्य देखने को मिलता है। सांप, तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, एक बात पूछूं उत्तर दोगे, तब कैसे सीखा डसना, विष कहां से पाया। इसी प्रकार नगरीय जीवन में विज्ञापनों ने अलग तरह का वातावरण निर्मित कर दिया है, जिससे वस्तुओं का प्रभाव बढ़ गया है। विज्ञापनों की इस चकाचौंध में भटके मनुष्य के संबंध में आगे एक चित्र दिखा रहे हैं। बेकल दौड़ रहे उखड़े की भीड़ों में, मोड़ मोड़ पर जिन्हें इश्तिहारों के रंग बिरंगे कीड़े, वे कभी धर्मनिरपेक्षता के नाम पर चल रही धर्मांधता और शोषक वृत्ति पर व्यंग करते हैं, तो कभी थोथी इंसानियत पर भी चोट करते हैं। यूं सब आए मेला जुट गया, यह मैं नहीं जान पाया कि इस पंचमेल भीड़ में वह एक समाज कहाँ पीछे छूट गया। और इस स्वतंत्रता के संदर्भ में आगे कहते हैं, स्वतंत्रता से आम आदमी को एक भ्रम ही मिला है, आजादी का कोई वास्तविक अर्थ और सार्थकता उसे नहीं मिली। इसलिए आजादी एक नंगा शब्द है, जिससे देश को कुछ भी हाथ नहीं लगा। ना तो आदमी को पहचानने लायक हुआ और ना वह इंसान ही बन पाया। इस संदर्भ में भी आगे कहते हैं, आजादी के 20 बरस की आजादी से तुम्हें कुछ नहीं मिला, मिली सिर्फ आजादी। आगे आधुनिक बोध से संपन्न एक सजग चिंतनशील कवि हैं। उनकी भावनात्मक कविताएं भी पाठक को कुछ सोचने के लिए बाध्य कर देती हैं, जो हिरोशिमा कविता की पंक्तियों में भी देखा जा सकता है। मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाव बनाकर सौंप गया, पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छाया मानव की साखी है। आलोचक आगे पर असामाजिकता या वैयक्तिकता का आरोप भी लगाते हैं। उनका आरोप है कि आगे की कविता व्यक्ति प्रधान है, अति वैयक्तिक है। जिस बात का आरोप आगे पर लगाया गया है वह वास्तव में यूरोप में विकसित व्यक्तिवाद है, किंतु आगे का व्यक्तिवाद यूरोप जैसा संकीर्ण नहीं है, वह शुद्ध भारतीय है और भारतीय वेदांत का महावाक्य अहम ब्रह्मास्मि द्वारा परिचालित है। नदी के दीप कविता में भी आगे ने स्वीकार किया है कि नदी रूपी समाज के व्यक्ति रूपी दीप हैं। हम नदी के द्वीप हैं, हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोतस्विनी बह जाए, वह हमें आकार देती है। अतः कहा जा सकता है कि आगे का व्यक्तिवाद संकीर्ण व्यक्तिवाद नहीं है, उनका व्यक्तिवाद सामाजिक परिवेश में ही पुष्पित और पल्लवित होता है। वे समाज से ही व्यक्ति के अगाध संबंधों की व्याख्या करके उसकी स्वतंत्रता की एवं महत्ता को प्रतिपादित करते हैं। आगे समाज से काटकर व्यक्ति की स्थिति नहीं मानते, बल्कि समाज के साथ उसका अनिवार्य संबंध मानते हैं। आगे अपनी प्रयोगशील दृष्टि से यह समझा रहे हैं कि आधुनिक समाज में व्यक्ति की भूमिका तर्कपरक है, यानी समाज के सभी क्षेत्रों में व्यक्ति को वैज्ञानिक दृष्टि से विचार करना होगा, तभी व्यक्ति समाज में परिवर्तन कर सकेगा। समाज को बदलने की दृष्टि प्रयोगशील दृष्टिकोण है, बिना प्रयोग किए परिवर्तन संभव नहीं है और परिवर्तन की यह पूरी प्रक्रिया व्यक्ति की विवेक बुद्धि पर ही निर्भर करती है। और आज के मशीनी युग में थोड़ी सी विवेकहीनता भी समाज के ढांचे को दूर तक प्रभावित करती है और बहुत दिनों के लिए समाज को विकलांग बना सकती है। भौतिक दृष्टि से आज समाज का जितना विकास हो रहा है, व्यक्ति को उतना ही विवेकवान होने की आवश्यकता है और वे मानते हैं कि समाज के अस्तित्व में ही व्यक्ति का अस्तित्व निहित है। अतः यह कहना नितांत मतलब सही नहीं होगा कि वे काल्पनिक दुनिया में ही विचरते हैं, जबकि यथार्थ के प्रति अधिक संवेदनशील, भावुक, चिंतक रचनाकार हैं और समसामयिक यथार्थ को वे कभी नहीं भूलते। इसी के बाद साथ में अपनी बात समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। मुझे और साथ साथ समस्त इस परिचर्चा में जुड़े जितने भी आभासी पटल पे जितने भी जुड़े हुए हमारे साथी हैं, उन सभी को आपकी बातों से लाभ मिलेगा। एक चिंतन का एक नया द्वार, एक दूसरा रूप भी आगे को देखने के लिए जब अब
वो फिर से आगे को पढ़ेंगे तो जरूर सोचेंगे। आपकी बात में जब सुन रही थी तो आपने भारतीय संस्कृति की बात की। बिल्कुल सही बात है कि आगे की कुछ बातें जो है वो हमारी भारतीय संस्कृति से मिलती लेके उन्होंने अपनी रचनाओं में रखा है। उन्होंने कहा कि तुम्हारे साथ मैंने कष्ट पाया है, यातनाएं सही हैं, किंतु तुम्हारे साथ मैं मरा नहीं, क्योंकि तुमने तुम्हारा शेष कष्ट भोगने के लिए मुझे चुना। मैं अपने ही नहीं तुम्हारे भी सलीब का वाहक बनूंगा। तो बिल्कुल सही आपने कहा राधा जी कि वो व्यक्तिवाद से ग्रहित नहीं है, वो उन्होंने सिर्फ आत्म केंद्रित होकर चीजों को नहीं लिखा, बल्कि वह समाज को कहते हैं ना कि एक साथ चलने की जो हमारी वैदिक संस्कृति है या वैदिक परंपरा है उसका भी निर्वहन करते आ रहे हैं। तो हमको आगे आपकी बातों से आगे को एक नए क्षेत्र में देखने का एक अनुभव जरूर होगा जब हम फिर से आगे को पढ़ेंगे। मैं बड़े आदर के साथ डॉक्टर कुलकर्णी सर से यह प्रश्न करना चाहती हूँ कि अज्ञे जी के जो उपन्यास हैं उन उपन्यासों के बारे में सर आपकी अपना क्या विचार है? आप किस तरीके से उनके उपन्यासों को देखते हैं? हालांकि ये कहा जाता है कि मनोविश्लेषणात्मक तरीके से उन्होंने शेखर एक जीवनी जो है वो मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास है। तो आपकी निजी राय क्या है बाकी उनके उपन्यासों के ऊपर? ठीक है मैम, बिल्कुल आपका प्रश्न यह पूछना लाजमी है। हिंदी साहित्य के प्रयोगशील कवि, रचनाकार तथा युग पुरुष तथा शिखर पुरुष परम आदरणीय सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी को उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मैं उनको सादर अभिवादन करता हूँ। इस परिचर्चा के संयोजक डॉक्टर पंडरीनाथ पाटिल जी को भी मैं सादर नमन करता हूँ तथा साथी वक्तागण आदरणीय राधा मैम जी, डॉक्टर प्रिया ये जी तथा लोकबात चैनल के सभी दर्शकों को मैं अज्ञे जी के जन्म दिवस पर हार्दिक बधाई देते हुए पुनः उनको नमन करते हुए अपने विचारों को आपके सम्मुख रखने की कोशिश करूंगा। हिंदी साहित्य के वे एक शिखर पुरुष हैं। व्यक्ति यहां तक यूं ही नहीं पहुंचता, आलोकतम दृष्टि से वे अपनी गहन चिंतनशीलता के साथ उन कथ्यों को प्रस्तुत करते हैं, अपने व्यक्तित्व की झलक को दिखाते हैं। इसीलिए उनके कथ्यों के आधार पर उपन्यासों के माध्यम से हमें अभिष्ट चिंतन भी करना आवश्यक होता है। जब तक हम चिंतन नहीं करेंगे, उनकी समीक्षा नहीं करेंगे, तब तक हम उनके विचारों को समझने में समर्पक नहीं होंगे या समझने की सार्थकता हम निर्माण नहीं होगी, न आएगी। और उसी सार्थकता को समझने के लिए जब हिंदी गद्य साहित्य के एक शिखर शिल्पी के रूप में, प्रगल्भ शिल्पी के रूप में वे अपना परिचय देते हैं, जिनमें शेखर एक जीवनी है, नदी के द्वीप हैं, अजनबी अपने अपने जैसे उपन्यास है। ऐसे उपन्यासों के माध्यम से प्रयोगशीलता को वे अभिव्यक्त करते हैं। ऐसी प्रयोगशीलता को अभिव्यक्त करते हैं और शेखर एक जीवनी नामक उपन्यास को वे मील का पत्थर भी साबित करते हुए दिखाई देता है। उनके साहित्य में एक नई अभिव्यंजना दिखाई देती है, नई शैली दिखाई देती है, रचना की नई बुनावट भी हमारे समक्ष आने लगती है। और साथ ही हम ऐसे साहित्यकार को समझ नहीं पाते, हम भी समझ नहीं पाते, लेकिन थोड़ा बहुत समझने की कोशिश हम करने लगते हैं। इसीलिए उनके साहित्य की सबसे अधिक महती हमारे सामने आने लगती है, आ जाती है, और इसीलिए उनके उपन्यास चर्चा में आ जाता है। हम कहते हैं
कि केवल कथ्य को लेकर ही उनका जो जीवन है, उनकी जो दृष्टि है, या यूं कहे जब वे अपने विचारों के आधार पर या अभिव्यक्ति के कारण नए सिरे से जब हमारे सम्मुख आने लगते हैं तो उस पर हमें सोचना भी आवश्यक हो जाता है। बदलती हुई सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, निरंतर रूप में जीवन में उभरते हुए जीवन मूल्यों के परिप्रेक्ष्य में साहित्यकार उभरता है, ठीक उसी तरह से ये उभरे हुए दिखाई देता है। पूर्व पश्चिम की टकराहट है, विश्व मंच पर निरंतर बदलता हुआ समाज है, विचार है, स्थितियां हैं, सांस्कृतिक दर्शन है, और इन्हीं बातों को लेकर जीवन दर्शन के साथ जीवन की प्रणालियों को और जीवन के मूल्यों को झकझोरते हुए दिखाई देता है। केवल इतना ही नहीं, वे मनुष्यों के अस्तित्व को लेकर, मानसिक जगत की सूक्ष्मताओं को लेकर, सभ्यता को लेकर, बदलते हुए स्त्री पुरुषों के संबंधों को लेकर हमारे सामने आ जाते हैं, या उनका रचना संसार निरंतर रूप में चलते दिखाई देता है। इस तरह की यह साहित्यकार, यह रचनाकार को हम आज याद करते दिखाई देता है। वैसा ही एक उनका उपन्यास शेखर एक जीवनी, जब आशय की दृष्टि से हम देखते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण है। भले ही उनकी उपन्यास की यात्रा प्रथम पायदान पर क्यों न हो, आरंभ के आधार पर क्यों न हो, वे एक कीर्ति का शिखर मानी जाती है। शेखर एक जीवनी में उषा, ईश्वर, बीज, अंकुर, प्रकृति, पुरुष और स्थितियां, इन सभीयों का चित्रण तो मिलता है। 4 खंडों में यह विभाजित है, अलग अलग रूप में हमारे सामने आने लगता है, और इन स्थितियों के आधार पर जब लेखक की दृष्टि से लेखक की दृष्टि को जब हम पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं या समझने की कोशिश करने लगते हैं, तब उनकी सृजनशील मानसिकता को समझा जा सकता है और आत्मानुभूति के आधार पर उनके सत्यनिष्ठा का भी उद्घाटन किया जा सकता है। यह व्यक्ति के विद्रोह की तथा उसके शक्ति की भी गाथा कही जाती है। इस तरह से यह रचना इस रचना की आशयगत उपलब्धि क्या है, ऐसे प्रश्न भी हमारे सामने आने लगते हैं। साथ ही आधुनिकता की कसौटी पर यह उपन्यास भी खरा उतरने की कोशिश करने लगता है। कहने का उद्देश्य क्या है कि शेखर एक जीवनी के माध्यम से युवक की चटपटाहट तो हमारे सामने आने लगती है। निरंतर रूप में मनुष्य अपने जीवन को बनाए रखने के लिए, संवारने के लिए छटपटाता तो दिखाई देता है। अंतिम पड़ाव पर पहुंचने की भी वो कोशिश करने लगता है। इस तरह का चित्रण इस कथा के माध्यम से या शेखर एक जीवनी के माध्यम से हमारे सामने आने लगता है। तो आशय पक्ष का जब हम मूल्यांकन करने लगते हैं कि शेखर एक जीवनी को कई विद्वानों ने प्रथम प्रतिभू कहा है, एक जीवन की गाथा कहा है, और साथ ही जातिवाद, परिवारवाद, जातिवाद, मध्यवर्गीय मानस की रूढ़िग्रस्तता, स्त्री पुरुष संबंधों का यथार्थ, लेखन जीवी दुनिया, राष्ट्रीयता तथा मनुष्य जीवन में आने वाली निरंतर रूप की निराशा को भी लेकर चलती हुई दिखाई देती है। इसीलिए यह कहा जाता है कि केवल यह उपन्यास जीवन संघर्ष की गाथा ही नहीं, एक अपने समय का अर्थात तत्कालीन या समकालीन समाज का एक
दस्तावेज भी कहा जाता है। इसलिए यह कहना तर्क संगत होगा, अपने युग का वह एहसास करा देती है, अपने युग की चेतना को हमारे सामने रखने की कोशिश करती है, जिनमें जीवन के गहन मृत्यु बोध का भी आभास करा देती है, जीवन बोधों को दर्शाती हुई दिखाई देती है। जब व्यक्ति बेहद अकेला होता है तो उस अकेलेपन को संतुलित करने की भी कोशिश यह नदी के या शेखरिक जीवनी के माध्यम से हुआ। जब हम नदी के द्वीप नामक उपन्यास को वस्तु विषय या विषय के आधार पर तथा आशय की दृष्टि से जब देखते हैं कि यह उपन्यास नदी के द्वीप सन 1941 में प्रकाशित 11 खंडों में अर्थात प्रकरणों में यह विभाजित है, जिसमें भुवन, चंद्रमाधव, गोरा, रेखा, चंद्रमाधव आदि नाम के प्रकरण है जो पात्रों के आधार पर हमारे सामने आ जाती है। यह उपन्यास सामाजिक संस्कारों का भी पुंज कहा जाता है, जीवन का प्रतिबिंब भी कहा जाता है, और कहा जाता है कि पुतला जैसे पात्रों के आधार पर तथा जैविक परंपराओं का प्रतिनिधित्व करने वाली या परंपराओं को प्रतिबिंब दिखाने वाला यह उपन्यास आज सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। यह उपन्यास पूर्ण रूप से जीवन दृष्टि को दिखाता है, जीवन यातनाओं को दर्शाता हुआ दिखाई देता है, संवेदनाओं को गहरी दृष्टि के माध्यम से प्रस्तुत भी करता है, और ये भी कह सकते हैं कि हर एक व्यक्ति की पात्रों की अपनी एक जीवन दृष्टि होती है। उन जीवन दृष्टि को एक कला के प्रति गहरी आसक्ति के साथ भी देखा जाता है, और आधुनिक मनुष्य जो सौंदर्य का लोलुप होता है तथा स्वार्थ केंद्रित पर खड़ा व्यक्ति छटपटाहट का भी प्रतीक किस प्रकार से बन जाता है, यह उपन्यास भी हमारे सामने प्रस्तुत करता है। जीवन के ऐसे मूल्यों को या ऐसे मूल्यों से परिचित भी करा देता है कि प्रेम ही मनुष्य जीवन का स्थायी मूल है। इन स्थायी मूलों के आधार पर हमें चलना चाहिए, और लेखक के अंतर्मन की अभिव्यक्ति को वह संपूर्ण रूप से प्रस्तुत करने की कोशिश करता है। भले ही पात्र जीवनमुखी क्यों न हो, अस्तित्व की एक होड़ तो दिखाई देती है। बनते बिगड़ते मानवीय रिश्तों की भी अभिव्यक्ति उनके चित्रों के माध्यम से या रचना के माध्यम से दिखाई देती है, और इस प्रकार से नदी के द्वीप वर्ण की एक स्वतंत्रता से अभिव्यक्ति हमारे सामने दिखाई देती है। उपन्यासकार क्षणवाद, दुखवाद, नीतिवाद और स्वाधीनता जैसे पक्षों को लेकर चलता है। प्रत्येक पात्र बौद्धिक बहसों के आधार पर, चर्चाओं के माध्यम से तथा मंथन के आधार पर डूबा हुआ दिखाई देता है, जिसमें रचना की प्रधानता हमारे सामने आ जाती है, और इस तरह से उच्च वर्गीय या मध्य वर्गीय जीवन को वह प्रस्तुत करती है, अभिव्यक्त करती है। केवल पात्रों की दृष्टि से नहीं, वे संपूर्ण रूप से जीवन की दृष्टि को अभिव्यक्त करते हैं, या अभिव्यक्त करना उनका उद्देश्य रहा है। इस प्रकार का यह नदी के द्वीप नामक उपन्यास हमारे सामने बहुआयामी विचारों को लेकर चलता हुआ दिखाई देता है। तो कुल मिलाकर इस उपन्यास के माध्यम से यह कह सकते हैं कि यह उपन्यास परंपराओं का मूर्तिवंजन तो करता है,
जीवन का नया अर्थ संदेश तो संदर्भ भी जड़ता हुआ दिखाई देता है और आर्थोक्ति का भी एक नया संदेश देने का काम भी करता है। वास्तव में कथ्यगत अनेक सीमाएं होते हुए भी प्रस्तुत कृति स्त्री पुरुष संबंधों अगर जिस तरह से सूक्ष्म पवित्र और पाठ रचती है तथा अपने अस्मिता और अस्तित्व के संबंध में रूबरू होती दिखाई देती, ठीक वैसा ही देखा जाए तो उनका तीसरा एक उपन्यास अपने अपने अजनबी है। यह जीवन के अनुभवों को अनुभवित करती है, स्पष्ट करती है, अभिव्यक्त करती है, संवेदनाओं के कलेवर से वह जोड़ती हुई दिखाई देती है। जिस तरह से हम कहेंगे कि ऐसे उपन्यास जो भारतीय पात्रों के नामकरण के आधार पर आने लगते हैं, लिखे जाते हैं या लिख सकते हैं, ऐसे कई प्रश्न हमारे सामने उपस्थित होने लगता है। भले ही उन्होंने पश्चिमी दर्शन को भी क्यों ना पढ़ा हो, पश्चिमी दर्शन के साथ भारतीय जनमानस में ऐसी एक चेतना निर्माण करना चाहते थे, ऐसे एक समाज का निर्माण करना चाहते थे, मानव स्थिति या मानव नीति की स्थितियों को लेकर वह चलते हुए दिखाई देते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि ऐसे प्रश्नों पर जब वे प्रकाश डालते हैं, सेल्मा, एकेलाफ और योके के माध्यम से आधुनिक मनुष्य जीवन के बीच बढ़ते हुए अजनबीपन, एकतापन और अकेलेपन को वह प्रस्तुत करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि दो महायुद्धों के बीच की जो भयानक स्थितियां है, भीषण संकट है, भीड़ है, एकाकीपन है, टूटते छवियां है, मृत्यु का जो गहरा बोध है, भय के आधार पर चलने वाली यह जिंदगी है, और इन्हें जिंदगी के साथ अपने विचारों को तथा मनुष्यों को स्वतंत्रता दिलाने की कोशिश या विचारों की स्वतंत्रता के साथ इस उपन्यास को प्रस्तुत करते हैं और वह प्रश्न भी करते हैं कि सचमुच कहीं मनुष्यों की स्वतंत्रता खो चुकी है। जीवन की छटपटाहट है, अंधकार में जीवन जीने के लिए यह व्यक्ति जिस प्रकार से डूबा हुआ दिखाई देता है, इस बात को लेकर वह चित्रित करते हुए दिखाई देते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि उनका यह उपन्यास सचमुच जिंदगी की आकांक्षाओं को लेकर, जिंदगी में फैले हुए अंधकार को लेकर, लाचार, असहाय, अकेलेपन की पीड़ा में जीने वाले योके जैसे पात्रों के आधार पर वह प्रस्तुत करती है। जब मनुष्यों के जीवन में ऐसी स्थिति आ जाती है, मनुष्यों को मृत्यु के बिना कोई दूसरा मार्ग दिखाई नहीं देता, ठीक उसी तरह से व्यक्तियों को इससे हारना नहीं चाहिए, बस इसका डटकर सामना करना चाहिए। यही वे अपने उपन्यासों के माध्यम से अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं। और यही एक आशय की दृष्टि से उनके विषय या उनके उपन्यासों को लेकर एक मेरी आशय की दृष्टि या विषय वस्तु की दृष्टि थी। बस बहुत यही। बहुत सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपकी बातों को सुनते हुए मुझे भान हुआ तो न सिर्फ कविताओं में बल्कि उपन्यासों में भी सामाजिक चेतना, यथार्थ और भारतीयता को लेते हुए वो अपने मनोवैज्ञानिकता को, मनोव्यंजना को भी साथ में लेके चलते हैं। और आपने एक बृहद प्रकाश डाला उनके उपन्यासों के ऊपर। मैं डॉक्टर राधा मैडम से मेरा
मेरा प्रश्न, अगला जो प्रश्न है वो डॉक्टर राधा जी से है कि निबंध अज्ञेय की मानसिक यात्रा के दस्तावेज है, इस संदर्भ में आपके क्या विचार हैं? डॉक्टर राधा मैम। राधा मैम, क्या आप मेरी बात सुन पा रही हैं? लगता है नेटवर्क का कुछ इशू है, आभासी पटल पे इस तरीके की बातें आम है। खैर, वो फिर हमसे जुड़ेंगी और इस प्रश्न को का उत्तर वो हमारे सामने रखेंगी। मेरा एक प्रश्न आदरणीय प्रिया मैडम से है कि प्रिया मैम, उनकी कविताओं पर आधुनिकता, भावबोध और संवेदना का कौन सा रूप दृष्टिगोचर होता है? अज्ञेय जी की कविताओं पर आधुनिक भावबोध और संवेदनाओं का कौन सा रूप दृष्टिगोचर होता है? आप क्या सोचती हैं? हाँ जी, नमस्ते मैम, धन्यवाद। एक नए ढंग से अपने को सोचने को, वो सोच हमारे सामने वे इस प्रकार उपस्थित करते हैं जो हमें भी बात करते हैं कि वो आधुनिक बोध से हम अवगत हों, और ऐसे एक दुनिया में वे हमें ले चलते हैं। उनकी कविताएं, उनकी रचनाएं जो भी हो, ऐसा मुझे लगा है उनकी कविताएं पढ़ते वक्त। तो अज्ञेय को व्यापक अर्थ में हम आधुनिक कवि के रूप में ही देख सकते हैं, और ऐसा देखना चाहिए भी। उनकी दृष्टि में नई कविता या प्रयोगशील कविता का ही एक विकास हम देख सकते हैं। नई कविता में प्रकृतिवाद का सामाजिक सरोकार भी देख सकते हैं। उदाहरण के रूप में नदी के द्वीप और ये द्वीप अकेला, ये जैसी कविताएं जो है, वैयक्तिकता और सामाजिकता का जो देखा जा सकता है। क्योंकि हर एक मानव में, जो आधुनिक मानव हो या आज के 21वीं सदी का उत्तराधुनिक मनुष्य हो, एक प्रकार का तनाव, उससे उत्पन्न जो संकट का माहौल है, कारण तो अनेक हो सकते हैं, फिर भी जो मन की जो तनाव की स्थिति है, अंतर्द्वंद की जो स्थिति है, वो बात हम अज्ञेय की कविता में उस समय की 20वीं सदी में भी देख सकते हैं। ऐसा मुझे महसूस हुआ है। और अज्ञेय ने प्रयोगवाद के तहत एक नए काव्यादर्श का प्रणयन भी किया था। उसके आधार पर मुझे लगा कि दो प्रकार के द्वंद्व हमेशा लक्षित होते रहते हैं। एक तो यह है कि उसके पहली वाली जो धारा थी, जो रोमांटिक या जो हम कहें कि स्वच्छंदतावादी धारा थी, तो रोमांटिक और आधुनिकता के बीच का द्वंद्व, ये द्वंद्व पहली एक सोच है उनकी। और दूसरा जो है आधुनिकता और परंपरा के बीच का जो द्वंद्व है, ये भी हम देख सकते हैं। इन दोनों द्वंद्वों की प्रक्रिया को आत्मसात करके आधुनिक अनुभव तक पहुंचती है उनकी सोच और उनकी रचनाएं। इसमें तनावपूर्ण स्थितियों से भी मन को जूझना पड़ता है। यह तनाव का भावबोध ही अज्ञेय को आधुनिक भावबोध से युक्त कवि का स्थान देती हैं। और उनकी कविता में जो है कि जिजीविषा जो है, जीने की जो चाहत होती है, उसका एक नया मोड़ या इस प्रकार उनकी सोच एक नए ढंग से पदार्पण करती हुई हमें महसूस ऐसा हो रहा है जब उनकी कविताएं पढ़ते हैं तब। तो ऐसे मानवतावादी कवि के रूप में देखने के लिए प्रेरित होते हैं। और उनके समय में जो भी संकट उपस्थित थे मानव के सामने, इन संकटों को उन्होंने केवल एक संकट मात्र अभिव्यक्ति नहीं दी है, इन संकटों से एक मुक्ति का जो आह्वान, यह दायरा भी उन्होंने खुला है। मतलब इस प्रकार से भी हम उनकी कविता को देख सकते हैं। मुक्ति का मार्ग खोलने वाली कविताएं हैं उनकी, ऐसा मुझे महसूस हुआ है। और जब आपने पहले बताया कि सांप के बारे में, सांप में यही है कि जो नष्ट होती हुई गांव की जो संस्कृति है, लुप्त होती हुई हमारी जो गांव की संस्कृति है, सभ्यता है, वातावरण है, उसको उन्होंने एक व्यंग्यात्मक ढंग से
सांब नामक कविता में अभिव्यक्ति दी है उन्होंने। तो इस प्रकार के एक अपने एक ढंग से एक दुनिया या एक युग सृष्टा के रूप में, आधुनिक बोध वाले युग दृष्टा के रूप में अपनी कलात्मकता के द्वारा, रचनाधर्मिता के द्वारा अपने कवि कर्म को प्रकट करने वाले सशक्त कवि के रूप में अज्ञे जी हमारे सामने उपस्थित हैं। धन्यवाद। धन्यवाद मैम, सही बात है। मैं देख रहा हूँ झरी फूल से पंखुड़ी, मैं देख रहा हूँ अपने को ही झरते, मैं चुप हूँ, यह मेरे भीतर बसंत गाता है। आपकी बातें बिल्कुल सही है कि उन्होंने व्यंग भी रखा, साथ में अपनी बात भी रखी, युगीन चेतना और संस्कृति को भी समन्वित किया, और सभी का समन्वय जो है उनकी इस कविताओं में और अन्य रचनाओं में देखने को मिलती है। जब हम उनकी रचनाओं की सर्जना की बात करते हैं तो एक बड़ी स्वाभाविक सा एक बड़ा प्रश्न आता है। वह प्रश्न मैं आदरणीय कुलकर्णी जी से के साथ रखना चाहती हूँ और उस पे उनका मत जानना चाहती हूँ कि अज्ञे जी की भाषा अनुभव की भाषा है। आपका क्या विचार है इसके बारे में? बिल्कुल सही कहा मैम आपने कि हिंदी साहित्य के एक सशक्त हस्ताक्षर अज्ञे जी को एक धनात्मक देन भाषा के संदर्भ में रही। ऐसी देन किसी के पास भी अब तक दिखाई नहीं दी। भले ही अन्य साहित्यकारों का साहित्य भाषा के दृष्टि से कितना भी क्यों न महत्वपूर्ण हो, लेकिन इन्हें एक अलग सी दृष्टि या देन मिली हुई दिखाई देती है। वे केवल अपने कल्पनात्मक विचारों को अभिव्यक्त नहीं करते, एक भाषा को एक विशिष्ट अनुभवों के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं। वह भी इस धरा पर जो भाषा अनुभव सत्य के प्रकाशनार्थ में समर्थ हो, उसे पूर्ण रूप से अभिव्यक्ति दे। इस तरह से उपन्यासों के सृजन में उन्होंने भाषा को सर्वाधिक महत्व दिया हुआ दिखाई देता है। भले ही अज्ञे जी पर भाषा का असाधारण अधिकार था, भाषा में सृजन उनका बोल उठता था। कविता हो, संगीत हो, रेखा चित्र हो, सृजनशीलता क्यों न हो, वह स्वागत लाभ क्यों ना हो, या उनका प्रस्तुतिकरण क्यों ना हो, अंतर मन के अंतर्लोकन को अभिव्यक्त क्यों ना करना हो, इसी को या इसी बात को हम इस तरह से कह सकते हैं कि अज्ञे की जो कथा साहित्य की भाषा है, यह भाषा एक प्रकार से रचनात्मक दृष्टि या भूमिका निभाती हुई दिखाई देती है। जैसे शेखर एक जीवनी के माध्यम से तथा अपने अपने अजनबी तक लेखक ने उनमें निहित पात्रों के आधार पर, परिवेश के आधार पर, सूक्ष्म दृष्टि के आधार पर उनका वर्णन भी किया है, उनका सजीव चित्र भी प्रस्तुत किया हुआ दिखाई देता है, और भाषागत सौंदर्य को वे प्रस्तुत करते हुए दिखाई देते हैं। जब हम शेखर एक जीवनी से उद्धृत पंक्तियों को लेते हैं या पंक्तियों को उद्धृत करेंगे तो हम कह सकते हैं, कहेंगे उन्होंने लिखा है, अचूक दृष्टि से मैंने देखा मेघाच्छन्न आकाश, प्रकाशहीन सायंकाल, पवन अचंचल चंचला भी अदृश्य और उड़ते सहसा पंख टूट जाने से विवश गिरता हुआ अकेला ही पक्षी जो गिरता है और फिर अपनी उड़ान, अपना स्थान पाने के लिए छटपटाता है। ये उनकी भाषा की विशेषता दिखाई देती है। पंछी तो उड़ान भरता है,
और पंछी के उड़ानों को अपने भाषा के माध्यम से अपनी भाषा की उड़ान भी वे उड़ाते हुए दिखाई देते हैं। जब भाषागत सौंदर्य का या भाषागत अभिव्यक्ति का दूसरा उदाहरण भी हमारे सामने आने लगता है कि जैसे समीर की शीतलता कम नहीं हुई है, किंतु उसके भीतर मानो बड़ी दूर के किसी झूठे बसंती वामरों के रोमिल स्पर्श का भ्रम होने लगा। धुंध फीकी पड़ गई, दिन के वेग के साथ पंजे मिलने में अंधकार का असुर प्रतिदिन कुछ ढिलाई करने लगा। ऐसे भाषा में प्रतीकात्मकता है, अभिव्यंजना है, या जो भी कहे आप, वो उनमें दिखाई देता। भले ही बिंबात्मक भाषा का उपयोग, चित्रात्मक भाषा का उपयोग, प्रतीकात्मक भाषा की भी अभिव्यक्ति होती दिखाई देती है। जैसे कि टूटे हुए पक्षी का जो प्रतिबिंब है शेखर की अवस्था के रूप में दर्शाया हुआ दिखाई देता है। जिसे शेखर को एक असहाय, विवश, छटपटाता हुआ एक पात्र के रूप में प्रस्तुत किया है। जैसे कि वह स्वतंत्रता की खोज, स्वातंत्र्य की खोज में निकला हुआ दिखाई देता है, या इसे आगे जी ने दर्शाया गया है। इस तरह से उनमें भाषा की दृष्टि झलकती हुई दिखाई देती है। वर्णनात्मकता की बात क्यों न हो, विवेचनात्मकता की बात क्यों न हो, या आत्मकथात्मकता के आधार पर जीवन के अनुभवों को सशक्त रूप में वो मंडित करते हुए दिखाई देते। एक और भाषा की लावण्य राशि का भी वे अनुभव करते हुए दिखाई देता है। भाषा हो, समाज हो, विज्ञान हो, दर्शन हो, नाटक हो, हर तरह से उस भाषा को वो संचारित करते हुए दिखाई देते हैं। और शेखर एक जीवनी नाय जैसे शिखर उपन्यास के आधार पर भाषा के माध्यम से पात्रों की मानसिकता का सजग रूप से वर्णन करता है, सूक्ष्मता के साथ उसे उजागर भी करते हुए दिखाई देते हैं। जैसे कि शेखर एक जीवनी में उसके मनस्थिति का जब वर्णन भाषिक क्षमता को लेकर उजागर करने लगता है, तब फांसी, यौवन के ज्वर में समुद्र, शोषण, सूर्योदय पर रजनी, उलझे हुए घनी छाओं से भरे कुंतला जैसे शब्द के आधार पर, भाषाओं के आधार पर वे उसे प्रस्तुत करते हैं। भाषा उनकी चिंतनशीलता के आधार पर दिखाई देती है और उन्हीं आगे के भाषा की यही शक्ति स्थली दिखाई देती है जो आगे की आयास और अभिजात्य भाषा शैली को एक प्रकार से गरिमा भी प्रस्तुत करती हुई दिखाई देती है। भले ही वह सिक्त भाषा का प्रयोग करता है, मितव्ययता को भी अभिव्यक्त करता है, इसलिए हम कहते हैं कि वाक्य विनाश, विशेष निर्माण पद्धति, चित्र बहुलता की अभिव्यक्ति और सांकेतिकता का जो गद्यात्मक रूप है, ऐसे स्थितियों को भाषा में विचार एवं अनुभूतियों के आधार पर लेते हुए दिखाई देते हैं। ऐसी यह भाषा की वृद्धि भले ही आगे जी को एक प्रौढ़ साहित्यकार क्यों न माना गया हो, उनके साहित्य में भाषिक क्षमता के आधार पर जो संवेदनाओं का मिश्रण है, यह अद्भुत रूप में दिखाई देने लगता है। यह कहना कभी अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। और समस्त रूप में भाषिक गुणों की अन्वेषण की जो क्षमता है, ऐसे विशेष क्षमता को हम देखने की कोशिश करने लगते हैं। प्रतीकवाद के आधार पर बात आ जाती है। कहा जाता है उनकी भाषा
संगीत की आवृत्ति दिखाई देती है, एक प्रकार से सांकेतिकता को अभिव्यक्त करती है, अस्पष्टता को भी दिखाई देती है। इसी तरह से वे अपने भाषा और शब्दों के माध्यम से भावों को उभारते हुए दिखाई देते हैं। विराम चिन्हों की भी उनकी एक अपनी भाषा है और उसी भाषा को नए नए रूप आयाम देती हुई दिखाई देती है। जैसे एक बात शेखरिक जीवनी के माध्यम से आ गई और जब दूसरी बात हमारे सामने आने लगती है कि नदी के द्वीप में भी अलग अलग तरह की उनकी भाषा की छटाएं दिखाई देने लगती है, भाषा की अभिव्यक्ति दिखाई देने लगती है, पात्रों की बाह्य रूपरेखा, उसका अंतर्गत जीवन, अंतर्गत मन, बाह्य परिवेश, मानसिकता, ये आगे की अगली एक उपलब्धि हम कहने लगते हैं। और उसी जैसे कि हमने कहा कि शेखरिक जीवनी में जिस प्रकार से वे अपने भाषा के आधार पर अपने विचारों को गढ़ते हैं, बांधते हैं, उन्हें प्रस्तुत करते हैं और अपना प्रभाव छोड़ते दिखाई देते, ठीक उसी प्रकार से नदी के द्वीप में भी वे इस प्रकार का प्रभाव छोड़ देते हैं। पाठक पढ़ते समय में प्रभावपूर्ण हुए बिना वह रह नहीं पाता। उनकी जो भाषा है मितव्ययता रही है, जिसमें हम उस पर कह सकते हैं, गाड़ी जब प्रतापगढ़ से चली तब तक भुवन से नहीं जाना कि उसे अपने बारे में कुछ सोचने की जरूरत है, और गाड़ी चलने पर भी ठीक इस रूप में ही उसने यह बात जानी हो, ऐसा भी नहीं। वह केवल हक्का बक्का सा चलती गाड़ी का हैंडल पकड़े खड़ा रह गया, विस्मय से अपने मुक्त दूसरे हाथ की ओर देखता हुआ, मानो वह उसका नहीं कोई पराया हाथ जो किसी रहस्यमय क्रिया से उसके शरीर के साथ लग गया हो और अब अपने और पराये के संधिस्थल उसकी कुहनी पर चुनचुनाहट हो रही हो। ये उनकी भाषा शैली, ये अलग रूप में भाषा की दृष्टि उनकी दिखाई देती है। जैसे पूर्ण विराम की बात आ जाती है, केवल एक एक वाक्यों के आधार पर वह लिखते दिखाई देते हैं। भाषा के बीच में दो सेमीकोलन के रूप सेमीकोलन को भी वह प्रस्तुत करते हुए दिखाई देता है। यह कि किसी एक विशिष्ट क्रिया के आधार पर, व्यापार के आधार पर मानसिकता के साथ दृश्यात्मकता के रूप में एक उत्कृष्ट नमूना पाठकों के सम्मुख छोड़ते हुए दिखाई देते हैं, प्रस्तुत करते दिखाई देते हैं। जैसे कि हम कहने लगते हैं कि पूर्ण रूप से आज्ञेय जी अपने विचारों को इस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं कि मानव सजीव चित्र पाठकों के सम्मुख खड़ा हो। यही एक किसी रचनाकार की ताकत होती है और उस ताकत के साथ रचनाकार अपने भावों को अभिव्यक्त करने लगता है। आगे जी ऐसे शब्दों का चयन करते हैं जो सही और समय पर सटीक बैठता हो। सटीक शब्दों का चयन ही रचनाकार की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। उनमें एक प्रकार से किसी भी परिदृश्य को, स्थितियों को खड़ा करने की ताकत होती है और उन्होंने इसी प्रकार के भाषा को, शब्दों को चुनकर खड़ा किया, जिसमें उन्हें बड़ी सहायता भी मिली हुई दिखाई देती। शब्द, वाक्य, लहजा, यह एक पाठक के मानस पटल पर स्थायी रूप में अपने चित्रों को अंकित करती हुई दिखाई देती। यही किसी भी साहित्यकार के रचना धर्मिता की सामर्थ्य शक्ति होती है, भाषिक क्षमता होती है और इसी प्रकार के सूचनात्मक और विवरणात्मक दृष्टि को अभिव्यक्त करती हुई दिखाई देती है, जिसमें कोई जीवंत उदाहरण भी हम देख सकते हैं। रेखा की आयु लगभग 27 के लगभग होगी, वह विवाहित है,
विवाह 8 वर्ष पहले हुआ था, पर विवाह के 2 वर्ष बाद ही दोनों अलग हो गए। कारण कोई ठीक नहीं जानता और रेखा से पूछने का साहस किसे है। यह इन शब्दों को हम एक पल में कह सकते थे। रेखा की 2 साल पहले शादी हुई थी, अब तलाक हो चुका। यह हमारे कहने का ढंग, नजरिया और उनके अभिव्यक्त करने का नजरिया, इसमें कई प्रकार का अंतर दिखाई देता है। इसीलिए उनकी भाषिक रचनाएं या भाषिक दृष्टि पाठकों को निश्चित तौर पर अपने और आकर्षित करती रहती है। उनका साहित्य विचारात्मक रूप में दिखाई देता है और उतना भावात्मक रूप को अभिव्यक्त करता है, और सजग रूप में उपमाओं, रूपकों की एक लड़ी सी वह पिरोनों का काम करता हुआ दिखाई देता है। भावों की सुंदर योजना को भी वह सफल रूप में प्रस्तुत करता हुआ दिखाई देता है। साथ ही उपन्यासों के माध्यम से वे अनेक प्रसंगों को भावों के माध्यम से सुंदरतम अभिव्यक्ति के आधार पर प्रस्तुत करते हैं। पात्रों के मनोजगत, अंतर संबंध, परिचित अपरिचित स्थितियों का भी वह भले ही क्यों न वे बेबाकी के साथ प्रस्तुतिकरण क्यों न करते हो, वह पाठक को अपनी ओर आकर्षित किए बिना रहता नहीं। कभी कभी आगे जी पर भाषा के कृत्रिमता के आरोप भी लगते हैं। लगने दीजिए, कुछ नहीं होता। वही सृजनकर्ता श्रेष्ठ होता है जो पाठकों के दिलों पर कथ्य के साथ साथ भाषा के आधार पर राज करता। भाषा की लयात्मक सशक्तता, भाव व्यंजना प्रगल्भता, प्रधानता, गत्यात्मकता के आधार पर चलते हुए वे भाषा पाठक को आनंदित तो करती है और अपने अपने समय का वो बोध भी करा देती है, वरन युग बोध को भी वह लक्षित करती हुई दिखाई देती है। इस प्रकार की स्थितियों को, भाषाओं को एक आधार पर गरिमा प्रदान करती हुई दिखाई देती है। आगे जी के शब्दों का चयन बड़ा विलक्षण, अद्भुत, चमत्कारिक रूप में हमारे सामने आ जाता है। शब्द चयन, संयत मितकीयता या यूं कहे मितव्ययिता, वक्रताओं के आधार पर व्यंजनों के माध्यम से व्यक्ति या युक्तियों का एक अपूर्व दृष्टिगोचर वे करते हैं। वही दूसरी ओर उपन्यास के माध्यम से प्रेम भाव को दर्शाने के लिए रोमांटिक बोध का सृजन भी करते हैं, अंकन भी करते हैं। उनमें सांकेतात्मकता आ जाती है, सृजनात्मकता का दिखाई देता है और स्वाभाविकता का भी भाव दिखाई देता है, और इसे हमें नजरअंदाज करना नहीं चाहिए। न हम कर सकते हैं, न हमें करने की हिम्मत है। आगे जी की भाषा संरचनात्मक दृष्टि को अभिव्यक्त करती, संकेतात्मकता को दिखाई देती है, सहजता के आधार पर प्रस्तुत होती है, और कहीं और वे काव्यात्मकता तथा अति बौद्धिकता को भी लक्षित करती होती है, दिखाई देती है। और कभी कभी पाठक भाषा बौद्धिकता से आक्रांत होता भी दिखाई देता है, ऐसे उनमें आरोप लगाए जाते हैं। तो एक बड़े से विद्वान है कृष्णदत्त पालीवाल, लिखते हैं, नदी के द्वीप का गद्य हिंदी गद्य की मूल्यवान सृजनात्मक उठान है। अद्भुत उठान का उत्कर्ष और अनेक वक्रताओं, व्यंजनाओं, युक्तियों का अपूर्व प्रयोग कभी पत्र शैली में, कभी डायरी शैली में, कभी काव्य उदाहरण की शैली में, कभी मिथक कथन की शैली में वे करते दिखाई देते हैं। और कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य के ये अद्भुत
रचनाकार एक छाया के माध्यम से, विचारों के माध्यम से, आशय के माध्यम से पूरी सक्षमता के साथ आशय को लेकर या कथा वस्तुगत वस्तु को लेकर या उस वस्तु में भाषा का ऐसा प्रयोग करते हैं कि मानो वह सचमुच पाठकों की अपनी ओर आकृष्ट करे किए बिना रहता नहीं है, और कुछ ऐसी विशेषताएं उनकी हमारे सामने आने लगती है कि मानो कि उन्होंने अपने साहित्य में सजग वाक्य रचनाओं का उपयोग किया, सूक्तियों का कलात्मक दृष्टि से उपयोग किया, सहजता और सृजनात्मकता को, चिंतनशील मननशीलता को एक भाषा का अलग रूप, विशिष्ट रूप दिया हुआ दिखाई देता है। और तब कहीं उनकी एक अन्वेषी भाषा भी कही जाती है। इस तरह से उनका यह तमाम साहित्य आ जाता है। उनके 3 ही उपन्यास हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं और तीनों उपन्यास भी कलात्मक या साहित्य की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। कथा हो या आशय हो, हम उन्हें याद किए बिना नहीं रह सकते। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि अज्ञेय की भाषा अपना निजी सौंदर्य है, जो केवल बाहरी गठन से उद्भूत न होकर औपन्यासिक विजन की अभिव्यक्ति या संप्रेषण क्षमता की वह देन है। और मैं अपने बातों को यही खत्म कर देता हूँ और पुनः अज्ञेय जी को मैं सादर अभिवादन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने अज्ञेय की भाषा शैली के ऊपर इतनी ज्ञानवर्धक और रुचिकर बातें रखी। निसंदेह शब्द शिल्पी और प्रतीकों के गठन में शब्दों का जो समन्वय अज्ञेय की रचनाओं में दिखाई देता है, उसके लिए कह सकते हैं कि एक छाप रंगों की, एक छाप ध्वनि की, एक सुख स्मृति का, एक व्यथा मन की। तो उनकी जो भाषा शैली है या भाषा की प्रवीणता है, जब हम उनकी रचनाओं को पढ़ते हैं तो एक बिंब उपस्थित करता है जो निसंदेह छाप हमारे मनो मस्तिष्क पर छोड़ जाता है। ये आभासी पटल है और इस आभासी पटल की एक अच्छाई ये है कि हम सभी को जोड़े हुए हैं, लेकिन कहीं कहीं क्या होता है कि कुछ ऐसी तकनीक की समस्याएं आ जाती हैं जिसके कारण कभी कभी जो लोग हैं वो जुड़ नहीं पाते हैं। तो हमारी एक अन्य वक्ता जो डॉक्टर राधा मैडम थी आगरा से, वो तकनीकी कारणों से हमसे जुड़ नहीं पा रही हैं। तो इस कार्यक्रम की अपनी एक समयावधि है। इस समय को ध्यान में रखते हुए मैं अगला प्रश्न जो है डॉक्टर प्रिया से करना चाहती हूँ कि प्रिया मैम, अज्ञेय जी की जो रचनाएं हैं उसमें उनकी रचनाओं में जो रचनाकार का जो संघर्ष है, उस संघर्ष को कैसे देखती हैं डॉक्टर प्रिया? हाँ जी मैम जी, आवाज आ रही है ना? जी आ रही है। तो आपका प्रश्न था कि अज्ञेय कवि हैं, उनकी जो रचना के तौर पर जो रचनात्मक संघर्ष की भावना है उसको लेकर। तो रचनाकार को कई प्रकार के संघर्षों का सामना करना पड़ता है जब वे लिखते हैं, जो भी विधा हो, साहित्य की जो भी विधा हो, जब वे लिखते हैं तो कई प्रकार के ऐसे मुद्दे, ऐसे संघर्ष की भावना, चाहे वो बहिरंगी भी हो सकती है या अंतरंगी भी हो सकती है। उनकी अपनी जो नाट कविता है अज्ञेय की, तो उसमें में जो जन्म और मृत्यु के बीच का वो जो फासला या ये संघर्ष को या अंतर को महसूस करते हैं। और एक रचनाकार के जो सृष्टि की जो वेदना है, सृजन के समय जो पीड़ा है, उसको अभिव्यक्त करने वाली एक सुंदर सी कविता है नाच। और एक अलग मुद्दा है कि जो भारतीयता की बात राधा जी या आपने से कही थी, मुझसे पहले जो बोले थे उन वक्ताओं ने, तो भारतीयता जो है उस विराट समुद्र का नाम है जो कई स्रोतों के जल को
आत्मसात करती हुई प्रवाहित होती है, वही हमारी भारतीयता है, भारतीय संस्कृति है। तो अनेकानेक लोगों को जीवन दान देने की क्षमता भी उसमें विद्यमान है, भारतीयता या भारतीय संस्कृति में। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि अनेकानेक लोगों के प्यार, स्नेह, समर्पण भाव से यह धारा जो है आगे की ओर बढ़ रही है रचनाओं के माध्यम से, क्योंकि उसमें भी संघर्ष की भावना, लोगों की आकांक्षाएं, उन्मेष सब उसमें विद्यमान है। तो भारतीय जीवन संघर्ष का उल्लेख भारतीयता में विद्यमान है। तो इन सभी बातों को हमें आगे की कविता में देखने को मिलती है। और उनकी जो मैं कुछ कविताओं के माध्यम से आपकी बातों को मैं मतलब उसके जवाब के रूप में मेरी अभिव्यक्ति प्रकट करना चाहती हूँ। वो है कि असाध्य वीणा उनकी एक लंबी कविता है, असाध्य वीणा। तो इसका शीर्षक ही देखिए कि असाध्य वीणा है, लेकिन एक विशिष्ट व्यक्ति जब आ गए जो प्रियंवद नाम से, तब वो साध्य बन गए, क्योंकि जो वीणा का साधक, सही पूजक वही बन पाए, जिनमें जो समर्पण की भावना है, जो आत्म विसर्जन की जो प्रक्रिया से जो गुजरते हैं, वही सही साधक या सही कलाकार या सही रचयिता बन सकते हैं। ये भी एक संघर्ष से होकर गुजरना पड़ता है, ये मानते हैं आगे। उनकी कविताओं में भी ये दृष्टव्य होता है, ये भावना। तो असाध्य वीणा की जो बात मैंने कही, जो चीनी जापानी लोक कथा पर आधारित एक कविता है, जो ओकाकुरा की पुस्तक द बुक ऑफ टी में संग्रहित है, और हिंदी में उन्होंने जो आंगन के पार द्वार 1961 में लिखी थी, इसमें संकलित कविता है असाध्य वीणा। तो असाध्य वीणा जो है एक प्रतीकात, कई प्रकार के प्रतीक उभर कर आते हैं आगे की कविता में। नए ढंग से प्रकृति को भी वे प्रतीक के रूप में लेते हैं, क्योंकि ये जो प्रतिमान जो उभरते हैं, वे जीवन के नजदीक मानव जीवन का प्रतीक बनकर हमारे सामने, पाठकों के सामने सम्मुख उपस्थित होते हैं। एक सच्चाई है, हर व्यक्ति को अपनी भावना के अनुरूप ही उसकी स्वर लहरी प्रतीत होती है। मैं असाध्य वीणा के साधक प्रियंवद से होकर अब जा रही हूँ अपनी बात को स्पष्ट करते हुए। तो वज्रकीर्ति नामक द्वारा निर्मित एक वीणा जो है वो कोई साध नहीं पा रहा है, और अंत में राजा के निमंत्रण के आधार पर ये प्रियंवद केशकंबली प्रियंवद ने वीणा को साध कर दिखा दिया। उसके लिए तो वो काम आसान था। उन्होंने वीणा का जो वीणा की जो गुंजन, मतलब वो आवाज सही ढंग से साध कर निकाल दी। एक सच्चे साधक के रूप में हमारे सामने विद्यमान है। और एक वृक्ष की बात उन्होंने कही है। यह वृक्ष भव्य और दिव्य तरु नाम से अभिहित किया है आगे ने अपनी कविता में, असाध्य वीणा में इसकी जिक्र की है। और उन्होंने कवि के सृजनात्मक संदर्भ को, तो ये वीणा को साधना जितना असाध्य या दुष्कर था बाकी लोगों के लिए, तो आगे की जो अंतर्मन की जो चेतना है, अंतर्मन का जो द्वंद्व है, वही मुझे देखने को मिला। मैंने उसी ही परखा जब इन पंक्तियों को पढ़ रही थी। तो वे हमें समझा रहे हैं कि सृजनात्मक रहस्य की बात को हमें समझा रहे हैं। भारतीयता के, चाहे इस कविता का संदर्भ जो है, बीज जो है अभारतीय है, लेकिन भारतीय संदर्भ में जोड़कर पाठक को समझाने का एक प्रकार का प्रयास, सशक्त प्रयास उन्होंने किया है। संपूर्ण समर्पण, मौन एवं ये जो शून्य द्वारा ही संभव है, इसी ये कविता उल्लेख करती है। और प्रेमवद का जो आत्म विसर्जन के जरिए स्वयं को एक परम सत्ता जो है उससे जोड़कर वे अपनी क्षमता को दिखा पाए, अतः वे अपनी बात को स्पष्ट कर पाए, वीणा को वे साध पाए।
और लोक संस्कृति की मूल संवेदना के संप्रेषण से आगे भारतीयता के अनूठे व्याख्याता बनकर, क्योंकि उनमें संघर्ष है, भारतीयता है जो भारतीय संस्कृति जो है उसमें एक संघर्ष की भावना विद्यमान रहती है। और उनकी एक कई ऐसी कविताएं हैं। नंदा देवी जो है, नंदा देवी वो ऐसी एक दो कहकर कई एक श्रेणी है नंदा देवी कविता की। तो उन्होंने उसमें भी उन्होंने ये जो औद्योगिक सभ्यता जो है, औद्योगिक क्रांति का जो समय है 20वीं सदी से वो दौर शुरू था, तो उन्होंने औद्योगिक सभ्यता के प्रसार के कारण प्रकृति का जो सुंदर नैसर्गिक संसार जो है वो भारतीय संस्कृति की एक आधारशिला है प्रकृति, क्योंकि प्रकृति की पूजा होती है हमारी संस्कृति में। लेकिन उस दौर से वो एक प्रकार के विडंबनात्मक दौर से हम गुजर रहे हैं। तो ऐसे दौर को चित्र करने वाली उनकी कविता है नंदा देवी। एक उसका पाठ खंड 1 है, 2 है। इन सभी कविताओं में उन्होंने इसी की चर्चा की है। औद्योगिक क्रांति के आने से उसके विस्फोटनात्मक प्रकृति जो हो रही है कदम कदम पर, तो उससे हमारे प्रकृति की जो हानि उपस्थित होती है, मनुष्य और प्रकृति के बीच की जो संतुलन है, उसके बीच की जो संतुलित हालत जो है वो असंतुलन की ओर निरंकुश ढंग से आगे बढ़ रही है। इसी की जिक्र उन्होंने की है। और उनकी एक और कविता है, जैसे मैंने पहले उल्लेख किया था, वो गांव की संस्कृति के बारे में। तो औद्योगिक क्रांति का जो माहौल है वो ज्यादा पनप रहा है। तो इस माहौल से गांव बेदखल हो रहे हैं, गांव की जो संस्कृति है वो भी विलुप्त हो रही है। हमारे समय की सबसे विडंबनात्मक, विकृत, विद्रूपात्मक सच्चाई है ये। तो रात में गांव नामक कविता है उनकी। तो कुछ पंक्तियां मैं सुनाना चाहूंगी। झिंगुरों की लोरियां, बहुत ही प्यारी पंक्तियां हैं, हमें सोचने के लिए बाध्य करती हैं। झिंगुरों की लोरियां सुला गई थी गांव को, झोंपड़े हिंडोलों सी झुला रही हैं, धीमे धीमे उजली कपासी धूम डोरियां। तो कवि के मन में रात के समय में जो गांव का सौंदर्य के बहुत ही मोहक रंग रूप भर कर आता है, एक छोटी सी कविता के माध्यम से, बहुत छोटी सी कविता है वो, लेकिन इस छोटी की कविता के माध्यम से गांव के समग्र रूप का उल्लेख उन्होंने प्रस्तुत किया है, चित्रण हमारे सामने उपस्थित किया है समपूर्ण समग्र गांव के परिवेश का। तो कवि की अनुभूति की तीव्रता यहाँ उनके संवेदना को एक प्रकार के आंच में तपकर ये पंक्तियां बाहर आई हुई है, ऐसा मुझे लगा। ऐसे बिखर कर निखर कर उठ रही हैं और हमारे सामने दर्ज हुई हैं। तो औद्योगिकरण के पनपते हुए माहौल में गांव की जो हालत जो है, धूमिल होती हुई जो हालत है, नगरीकरण ने गांव को निगल लिया है, इस पर भी वे विचार करते हैं। और एक ऐसी कविता है औद्योगिक बस्ती है, जिसका नाम, बहुत ही अच्छी पंक्तियां है, उसका भी मैं उल्लेख करना चाहूंगी। तो पंक्तियां यो है। पहाड़ियों से घिरी हुई एक छोटी सी घाटी में ये मुहचौंसी चिमनियां बराबर धुआं उगलती आती हैं, भीतर जलते लाल धाधु के साथ कमगरों की दुस्साध विषमताएं भी तपती उबलती जाती हैं, उद्यम की कड़ी कड़ी में बांधते जाते मुक्ति काम मानव की आशाएं ही पल पल उसको छलती जाती हैं। तो आगे ने अपने आसपास के परिवेश के प्रति पाठकों के मन में एक प्रकार का रागात्मक संबंध प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। और ये भी एक रचनाकार का आत्मसंघर्ष ही है, जो अपने मन में जो अनुभूतियां प्रकट करने वाले जो कण कण प्रकृति में विद्यमान है, उनको भी पाठकों के सम्मुख उपस्थित कराना, मतलब उनको भी अवगत कराना, महसूस कराना। तो इस प्रकार का एक रागात्मक संबंध हमें उनकी कविताओं में देखने को मिलता है। तो भावनात्मक सौंदर्य बोध को जगाना एक कवि का लक्षण होता है, एक प्रतिबद्ध कवि का, एक सफल कवि का लक्षण होता है। श्रमिक वर्ग के प्रति एक गहरी सहानुभूति को यहाँ अभिव्यक्ति दी गई है। श्रमिक वर्ग समझते हैं कि कड़ी मेहनत से उसकी आशाएं
फलने लगेगी, फूलने लगेंगी, उनके सपने साक्षात्कार होने लगेंगे। पर वास्तव में यह उद्यम धीरे धीरे उनकी आशाओं को झल रहा है, झूठा कर रहा है। समाज को प्रगतिशील राह की ओर दिशा निर्देश देने वाले एक सफल कवि की भावना को हम यहाँ देख सकते हैं। तो एक और कविता है उनकी जो है बहुत अच्छी सी एक कविता है, जीवन मूल्यों को उजागर करने वाली। क्योंकि आज के इस विद्रूपात्मक समय में, विडंबनात्मक समय में मानवीय मूल्य घट रहे हैं और इनको पुनः प्रतिष्ठित करने का प्रयास भी अज्ञे ने उस समय किया था, जो आज के समय में भी बहुत ही उनकी कविता को, उनके कवि मन को प्रासंगिक बना देते हैं। तो कविता का नाम तो जीवन मूल्यों को उजागर करने वाली एक कालजयी कविता है, उड़ चल हारिल। एक छोटी सी कविता है, उड़ चल हारिल। पंक्तियां यूं है, उड़ चल हारिल, लिए हाथ में यही अकेला, और था तिनका उषा जाग उठी प्राची में, करती बाट भरोसा किनका, शक्ति रहे तेरे हाथों में, छूट न जाए यह चाह सृजन की, शक्ति रहे तेरे हाथों में, रुक न जाए यह गति जीवन की। तो जीवन की गति को आगे की ओर अग्रसर करती हुई उनकी रचनाएं, बिल्कुल हम इस बात पर आ सकते हैं, मतलब हमें इस बात से अवगत होना जरूरी है कि सोचने के लिए बात करते हैं कि एक प्रतिबद्ध रचनाकार की जो मानव पक्षधरता है, तो इन सभी को, इन सभी कर्मों को, इन सभी मुद्दों को अपनी कविताओं के माध्यम से, एक सशक्त सृजनकर्ता के माध्यम से अज्ञे ने हमारे सम्मुख अभिव्यक्ति दी है। इस प्रकार उनका संघर्षरत मन एक नए आयाम को, नए मुक्ति कामना के द्वार को खोलते हुए हमारे सामने उपस्थित होता है। तो मेरा मानना यही है। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। आपने युगीन चेतना के साथ साथ जो औद्योगिक समय में जो पाषाणीकरण हो रहा है और कैसे हमारे मनोभाव उसमें पाषाण सरीखे होते जा रहे हैं, तो ये ने अपने समय से आगे की भी रचनाएं की, ऐसा मुझे आपकी बातें सुन के लगता है। और आपने नैसर्गिक सुंदरता, नैसर्गिक सौंदर्य की भी बात की, तो उस नैसर्गिक सौंदर्य की बारे में मुझे एक पंक्ति याद आती है जो उनकी कविता कल की बाजरे से है। मुझे ये लाइनें बहुत पसंद हैं कि ये उपमान मैले हो गए हैं देवता, इन प्रतीकों से कर गए हैं कूच, कभी बासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। तो इस तरीके से उन्होंने जीवन को और यथार्थ को साथ में जोड़ के एक समन्वयवादी दृष्टिकोण से आगे बढ़ने का जो प्रयास किया, निसंदेह अपने आप में एक कालजयी रचनाकार के रूप में अज्ञे को स्थापित करता है। समय की अपनी एक सीमा है। मैं आज के कार्यक्रम के संयोजक परम आदरणीय डॉक्टर पंद्रीनाथ पाटिल सर से को सादर आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और इस कार्यक्रम की आधिकारिक रूप से समाप्ति की घोषणा करें। और कुछ साथ ही साथ मैं विश्व हिंदी संगठन के अध्यक्ष हमारे बीच हैं डॉक्टर आलोक रंजन पांडे सर, उनको सादर आमंत्रित करती हूँ कि सर कृपया हम आपको सुनना चाहते हैं। कुछ कोई बोलिए, पाटिल सर बोलिए, मैं लास्ट में धन्यवाद ज्ञापन कर दूंगा। ठीक। आदरणीय पाटिल सर। जी नमस्कार मैडम, आपको बहुत धन्यवाद। और आज इस परिचर्चा में जो भी महानुभाव उपस्थित हुए उन सभी का बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन। अज्ञे जी को समझना विद्यार्थियों के लिए, हमारे छात्रों के लिए कठिन माना जाता है, लेकिन हमारे विद्वज्जनों ने बहुत सरल तरीके से अज्ञे जी को समझाने की कोशिश की। डॉक्टर प्रिया मैम, डॉक्टर संतोष कुलकर्णी जी, डॉक्टर राधा जी, और आपने भी काफी अच्छी तरह से परिचर्चा का संयोजन किया। इसलिए मैं आप सभी को बहुत बहुत महाविद्यालय की ओर से, विश्व हिंदी परिषद की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और अगले धन्यवाद ज्ञापन के लिए आपके हाथ में सूत्र सौंपता हूं। नमस्कार। हमारे अग्रज
और विश्व हिंदी संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर आलोक रंजन पांडे सर से मैं निवेदन करती हूँ कि सर आज के इस कार्यक्रम के अवसर पे अज्ञे के बारे में आपके कुछ विचार हम सब के साथ आप साझा करें, और साथ ही साथ मैं आभार तो नहीं कह सकती कि आप आभार प्रदर्शन करें, इस परिचर्चा का ये जो कार्यक्रम है उसका समापन जो है वो आधिकारिक रूप से आप करें सर। आदरणीय पांडे सर। धन्यवाद मैम। सबसे पहले आप सभी को दिल से आभार। राधा मैम शायद जुड़ नहीं पा रही हैं, राधा मैम, प्रिया मैम, संतोष जी, पाटिल सर, आरती पाठक मैम जो सूत्रधार थीं, और उस सूत्रधार को एक माला रूपी हार में बनाने वाले पाटिल सर ने जिस तरह से इस पूरे प्रोग्राम को अज्ञे को जीवंत करने की जो कोशिश की, देखिए अज्ञे नाम ही अज्ञे है जिसको जाना ना जा सके, और वास्तव में जब आप उनकी रचनाओं को आप पढ़ते हैं तो आप समझ सकते हैं कि अज्ञे की रचनाएं अपने आप में एक एक रचनाएं, अभी मैम आप बात कर रही थी, मुझे लग रहा था कि कोई प्रकृति के बारे में उनकी बात करेगा, लेकिन प्रकृति के बारे में शायद थोड़ा सा छूट गया। और वास्तव में अज्ञे जब आप उनके रचनाओं को पढ़ें, नदी के द्वीप देखें, हरी घास पर क्षण भर देखें, तो प्राकृतिक रूप से वो प्रकृति को मानवीयता से जोड़ने की कोशिश करते हैं। जब वो लिखते हैं सांप तुम नहीं हुए होते, तो ये सांप जो है सभ्यता की और असभ्यता की बात नहीं कर रहा, वह समाज को जोड़ने की बात कर रहा है। और जब वो लिखते हैं, मैं आपको 4 पंक्तियां मैं भी सुनाता हूँ, प्रिया मैम बहुत अच्छी तरह सुना रही थी। जब वो लिखते हैं कि क्षण भर अनायास हमें याद करो, क्षण भर अनायास हम याद करें नदी में, क्षण भर हम अनायास याद करें तिरती नाव नदी में, धूल भरे पथ पर आषाढ़ की भभक। अब देखिए भभक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, धूल भरे पथ पर आषाढ़ की भभक, झील में साथ तैरना, हंसी अकारण खरे महावट की छाया में। अब एक साधारण व्यक्ति इस लाइन को नहीं लिख सकता। फिर से मैं इस लाइन को सुना रहा हूं, धूल भरे पथ पर आषाढ़ की भभक। आषाढ़, ज्येष्ठ, वैशाख और आषाढ़, 3 महीने। ज्येष्ठ से जो शुरू होता है, आषाढ़ में वो खत्म होता है। भभक, और केवल वो गर्मी की भभक नहीं है। जब अज्ञे इसको लिख रहे थे तो सामाजिक भभक की बात कर रहे हैं, समाज में फैले हुए भभक की बात कर रहे हैं, सामाजिक कुरीतियों की बात कर रहे हैं। वे मानते हैं कि झील में साथ तैरना, आज जिस हम समाज में, मैं इसे एक नए रूप में देखने की कोशिश कर रहा हूं कि हम समाज में साथ साथ तो रहते हैं। अभी हम लोग यहाँ 5 लोग 6 लोग बैठे हुए हैं, लेकिन साथ रहने के बावजूद हम कितने साथ हैं इसकी बात आगे करते हैं। वो आगे लिखते हैं, बदन घाम से लाल, जिस ज्येष्ठ वैशाख आषाढ़ की गर्मी की बात मैं कर रहा था, बदन घाम से लाल, श्वेत से जमी अलट लट, अलट लट। अब उस लट जो सूरदास जिस लट की बात करते हैं, मीराबाई जिस लट की बात करते हैं, वो अलट लट है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। चिड़ों का वन, साथ साथ दुलकी चलते 2 घोड़े, गीली हवा नदी की, फूले नथुने, भर्राई सीट स्टीमर की, खंडहर गुथित उंगलियां, बांस के मधु, डाकिये के पैरों की चाप, अधजाती बबूल की धूल मिली सी गंध। अधजाति
मैं शब्दों के चयन की बात कर रहा हूं उनकी। अधजाति बबूल की धूल मिली सी गंध, झरा रेशम शिरीष का, कविता के पद, मस्जिद के गुंबद के पीछे सूर्य डूबता धीरे धीरे। सूर्य के डूबने की बात, और कहां से? मस्जिद के गुंबद के पीछे। इससे ज्यादा प्रयोगवादी कौन हो सकता है? हिंदू और मुस्लिम, सूर्य जो रोशनी देता है पूरे समाज को, लेकिन वो रुका कहाँ है? कैसे कैसे ढल रहा है? मस्जिद के गुंबद। वो केवल मस्जिद का गुंबद नहीं है, वो मानवीयता का गुंबद है, और मानवीयता का गुंबद बहुत महत्वपूर्ण होता है। अंतिम 2 लाइन है, झरने के चमकीले पत्थर, मोर मोरनी, घुंघरू, संथाली झुमरू का लंबा टसक भरा आलाप। यदि आप में से कोई संथाल परगना गया हो, वो समझ सकते हैं, वो संथाली घुंघरू के चाप को समझ सकते हैं। आरती मैम भी वहाँ रहती हैं। आदिवासी बहुल जो लोग हैं, उनका वो मोटे मोटे पैरों में घुंघरू, वो घुंघरू नहीं होता, पायल होता है, और पायल की जो झंझनाहट होती है, वो जो पदचाप होता है, उसके भी रीजन होते थे। पहले औरतें जो पाजेब पहना करती थी, ऐसा नहीं है। हमारी जो भारतीय संस्कृति है, बहुत अपने आप में आधुनिकतम संस्कृति मानी जा सकती है। गांव में पहले जब औरतें होती तो ज्येष्ठ होते थे, ससुर होते थे, तो वो बता देती थी कि हम आ रहे हैं। तो पाजेब पहनने का एक ये नहीं, पाजेब वहां श्रृंगार का एक प्रतिरूप नहीं था केवल, वह हस्तक्षेप का प्रतीक था। तो पाजेब हस्तक्षेप का भी प्रतीक है, और यहाँ पर पाजेब जो है कभी हमारे बंधन का, हमारे पैरों के बंधन का भी प्रतीक बन जाता है। और आगे तो प्रतीक के हीरो, आपकी आवाज कट रही है। आवाज कट रही मेरी? हाँ, अब आ गई आवाज। आगे तो प्रतीक के प्रयोग के हीरो हैं। मैं जानबूझ के हीरो शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं नायक भी कह सकता था। वो हीरो हैं, वो जानते हैं कि हमें किस शब्द का कहाँ इस्तेमाल करना है, नहीं तो वो नहीं लिखते नदी किनारे की रेती भर बित्ते भर की छाह झार की। देखिए, आप जब आषाढ़ की गर्मी हो, नीचे रेत हो, तो उसके लिए तनिक छाह भी आशा की किरण बन जाती है। झाड़ की छाह, वृक्ष की छाह की बात नहीं कर रहे, झाड़ की छाह की बात कर रहे हैं। और यही झाड़ की जो छाह है, हर व्यक्ति के लिए आशा रूपी किरण है। और इसीलिए आगे पे तौहीम लगा हुआ है कि आगे में आशावाद नहीं है। यदि आप उनकी रचनाओं को देखें तो आशा से व्यक्तिकता होने के बावजूद वो आशावादी भी हैं, और बिल्कुल केवल निराशा की बात नहीं करते। आशा ही किरणें उनमें लबालब भरा हुआ है। मैंने लबालब नहीं किया, इसलिए लबालब शब्द इस्तेमाल किया, पूरी तरह से युक्त है। खैर, आप सब लोगों ने इतने अच्छे तरीके से, प्रिया मैम ने, मैं राधा मैम को नहीं सुन पाया था, पाटिल सर ने, राधा मैम फिर मैं आपको सुन लूँगा, पाटिल सर, संतोष सर, हमेशा की तरह प्रिया मैम ने कविताओं को जोड़कर, मैंने तो एक छोटी सी बात रखी। भाई, आप सब विद्वत जन हैं, आरती मैम सूत्रधार हैं, और आगे पर इतनी कम समय में इतने अच्छे तरीके से आप सब ने परिचर्चा की। संचालन भले ही आरती मैम का हो, लेकिन जिस तरह से सूत्र में पाटिल सर आपने बांधा है, और इतने कम समय में संतोष जी, प्रिया जी, राधा जी, आगे जैसे विराट व्यक्तित्व के धनी, आगे जैसे जटिलतम रचनाकार, आगे जैसे शब्दों के जादूगर, व्यक्तित्व और कृतित्व को आपने सबके समक्ष रखने की कोशिश की है। इससे बड़ा श्रद्धांजलि, इससे बड़ी
उनके लिए, उनकी रचनाओं के लिए, उनके सुधी पाठकों के लिए, स्नेहजनों के लिए और कुछ हो नहीं सकता। आप सबका दिल से आभार। ऐसे ही हम हर बार किसी लेखक को, क्योंकि देखिए जब तक आज जिस हम परिवेश में रह रहे हैं, जो दिखेगा वही जाना जाएगा। दिखाना बहुत जरूरी है। हमें अपने पुराने संस्कारों को, पुराने रचनाकारों को, पुराने सामाजिक मान्यताओं को, रूढ़ मान्यता नहीं लेकिन सामाजिक मान्यताओं को और पुराने आत्मीय संबंधों को जब तक हम सबके सम्मुख लेकर नहीं आएंगे, नहीं तो हम जिस भूमंडलीकरणीय परिवेश में रह रहे हैं, जहाँ पर लोगों के पास इतना भी समय नहीं है, जो एक कहावत है बिजी विदाउट वर्क, हम सब लोग इतने बिजी हो गए हैं कि हमें अपने परिवार के लिए भी समय नहीं रह गया है। उसके बावजूद हम एक रचनाकार को, एक व्यक्तित्व को याद कर रहे हैं। आप सबने याद किया, आप सबका बहुत बहुत आभार। और जो सुन रहे हैं, जिन्होंने समय निकाला है, उनका भी बहुत बहुत आभार। और आप सब से फिर मेरी कोशिश कि आप ऐसे ही हर दिन हम साहित्योत्सव मनाएं, हर दिन साहित्य को जिएं और दूसरे को जिलाने की कोशिश करें। इससे बड़ा साहित्य के प्रति और साहित्य के लिए समर्पण कुछ नहीं हो सकता। आप सब लोग समर्पण प्रिय व्यक्ति हैं। आप सभी को प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद।